एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे आज जो टॉपिक आपके लिए दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1950-1990, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर में हमारी बातचीत हुई थी या इस चैप्टर में हमारी बातचीत होती है एग्रीकल्चर के हालात के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हालात के बारे में, ट्रेड के हालात के बारे में, जो कि हमारे 1950 और 1990 के बीच में रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों, इसके अलावा यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी दोस्तों कॉमर्स के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कॉमर्स के लिए भी, उनके लिए भी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जहां पर भी इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम, नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ट्रेड पॉलिसी अंडर प्लानिंग पीरियड वाज मोर कंसर्न्ड विद डैश। ओके, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी प्लानिंग पीरियड का मतलब दोस्तों 1950 में हमने अपना प्लानिंग कमीशन सेटअप करा और 1951 से हमने अपनी प्लानिंग करनी शुरू करी, ठीक है। और 1951 से हम जो प्लानिंग कर रहे थे एक साल कर रहे थे काफी टाइम तक हमने करी और 2017 तक हमारी कंटिन्यू रही है, ठीक है। तो 2017 तक हमने प्लानिंग करी है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में प्लानिंग पीरियड का मतलब मेनली ये जानना चाह रहे हैं कि 1951 से 2070 तक, या फिर आप कह सकते हैं जो चैप्टर की हमारी मेन वेटेज है वो 1950 से लेके 1990 तक का टाइम पीरियड है। इसमें हमारा मेन फोकस किस चीज पे था दोस्तों? तो क्या हमारा मेन फोकस है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे, इंपोर्ट प्रमोशन पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दोनों? तो दोस्तों सही आंसर हमारे पास रहेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये टाइम पीरियड हमारा प्लानिंग वाला फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी सामान हम लोग फॉरेन से मंगा रहे हैं अगर उसको मैं इंडिया में बना लेता हूं तो मेरा बहुत सारा पैसा बच जाएगा और इससे मेरे फॉरेन एक्सचेंज का जो यूजेज है वो पहले से बेटर हो सकता है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इंडिया अंडर द प्लानिंग पीरियड? ओके, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया का पार्ट इनमें से कौन सा है? लैंड रिफॉर्म दोस्तों हमारे वो रिफॉर्म थे जो ऑनरशिप ऑफ लैंड को चेंज करने के लिए आए थे और इसमें जो मेन रिफॉर्म है दोस्तों वो हमारे थे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। ये आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। लैंड रिफॉर्म में हमारे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आते हैं, जबकि टेक्निकल रिफॉर्म हमारे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। इसीलिए आपको ये बात का हमेशा ध्यान रख के चलना है कि जो लैंड रिफॉर्म है आपके वो आपके इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। द नीड ऑफ प्लानिंग इमर्जेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वीकनेस ऑफ द फ्री मार्केट सिस्टम? ओके, फ्री मार्केट सिस्टम कि क्या इनइक्वालिटी की वजह से या क्या प्रॉब्लम की वजह से प्लानिंग की नीड आती है दोस्तों देश में? क्या फ्री मार्केट सिस्टम में नुकसान है? अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि कैपिटलिज्म में क्या ऐसा नुकसान है जिसकी वजह से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है या हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ता है? तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इस चीज के बारे में कि क्या कमी है हमारी फ्री मार्केट सिस्टम या कैपिटल इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से मुझे मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो क्या फ्री मार्केट सिस्टम में इनइक्वालिटी होती है? हाँ होती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर होता है? बिल्कुल होता है। इंस्टेबिलिटी रहती है प्राइसेस में? बिल्कुल रहती है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज दोस्तों हमारा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस पर्टिकुलर आंसर के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछी गई थी कैपिटलिज्म की कुछ कमियां जो आपको आइडेंटिफाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस कैन बी अचीव थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ डैश। अगर मैं चाहता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, ग्रोथ प्रोसेस का तरक्की हो देश की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, फॉरेन सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए तो अपने आप डाइवर्सिफिकेशन अचीव हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ प्रोसेस अपने आप ही अचीव हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसका नाम है दोस्तों। इसके अंदर हमारी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? इनमें से कौन सा इफेक्ट है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब दोस्तों कुछ और नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का
क्या इफेक्ट है इनमें से बताना है। इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हाँ ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेरे फॉरेन एक्सचेंज का यूसेज बेटर हो सकता है। प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एक यह है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं अपनी डोमेस्टिक फर्म को फॉरेन कंपटीशन से बचा सकता हूं। हाँ बात भी सही है बिल्कुल। तो आंसर दोस्तों जो एक्यूरेट रहना चाहिए बहुत ए एंड बी रहेगा, इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा पेयर बिल्कुल सही करेक्टली मैच है। क्या लैंड रिफॉर्म को टेक्निकल रिफॉर्म कहते हैं? नहीं। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन मेरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है? नहीं। क्या लैंड सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग विद एन इंडिविजुअल, कितनी लैंड होल्डिंग एक इंसान अपने पास रख सकता है, इसको लैंड सीलिंग कहते हैं। हाँ बात तो सही लिखी गई है यहाँ पे। और ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड 1950, नहीं ये आया था 1965-68 के आसपास कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, या फिर आप कह सकते हैं मिड 60s का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो सी वाला आपको नजर आ रहा है यही करेक्ट है, इसका मतलब सी का थर्ड, हाँ ये ठीक है, बाकी सब हमारे गलत है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसका थर्ड पार्ट है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। लैंड सीलिंग का मतलब एक इंसान अपने नाम पर कितनी मैक्सिमम लैंड होल्ड कर सकता है, इसी को दोस्तों हम लोग लैंड सीलिंग कह के चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन फीचर ऑफ आईपीआर 1956 आर, आईपीआर के मेन फीचर कौन कौन से हैं? प्रोटेक्शन टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्पेसिफिक एंड ऑल इंपॉर्टेंट रोल असाइन टू पब्लिक सेक्टर, उसके बाद कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का मेन फीचर कौन कौन से हैं? देखिए, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा गया था, ये बिल्कुल सही बात करी गई है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड ऑल इंपॉर्टेंट रोल गिवन टू पब्लिक सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, ठीक है। और कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात करी गई है इसके अंदर। तो ऑल ऑफ दीज हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो ऑल ऑफ दीज ही इसका एक्यूरेट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। सो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी फोकसेस ऑन डैश। एमएसपी पॉलिसी, एमएसपी पॉलिसी का नाम आपने सुना ही है। एमएसपी पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है जिसमें सरकार मिनिमम प्राइस अनाउंस करती है फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स को जो उनका आउटपुट है वो अच्छे रेट पे बिक सके। मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू जो रेट आया है किसी भी चीज का, मान के चलते वीट का रेट आया है मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग 16 रुपीज। अब 16 रुपीज तो बहुत कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेगी जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, ठीक है। ये सारा जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, ये सब का सब दोस्तों हमारा कहलाएगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं आपका प्राइस फ्लोर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा प्राइस फ्लोर है, जो मिनिमम प्राइस सरकार देगी इक्विलिब्रियम से ऊपर, वो प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। और इसका मेन पर्पस होता है स्टेबिलिटी ऑफ फार्म आउटपुट या लोअर प्राइस ऑफ फार्म इनपुट, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम फार्मिंग या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करने का जो मेन फोकस होता है दोस्तों, वो रहता है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम स्टेबल हो जाए फार्मिंग से, एटलीस्ट कम से कम वो लोग रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न कर पाए अपनी फार्मिंग के थ्रू, ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च। तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे कुछ क्वेश्चन में भी कि हमारे इंडिया का प्लानिंग कमीशन सेट हुआ था 1950 में, और हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान आया था दोस्तों वो आया था ईयर 1951 में, ध्यान रखे चलेंगे। इसकी डेट भी आपको बता देता हूं, 1 अप्रैल 1951, और ये प्लान चला था दोस्तों हमारा 31 मार्च 1956 तक दोस्तों, पूरे 5 साल तक ये प्लान चला था, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, परमिट लाइसेंस राज इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन। ओके, परमिट लाइसेंस राज इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई करा जाता है दोस्तों, या किस लिमिटेशन से आइडेंटिफाई करा जाएगा, आपको जानना है। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस टेक लाइसेंस टू प्रिवेंट कंपटीशन, हाँ बात तो सही है, कुछ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ने बहुत बुरी तरीके से लाइसेंस लेके या अपने पास सारे लाइसेंस लेके कंपटीशन से बचाने की कोशिश करी थी, और अननेसेसरी टाइम वेस्टेड टू ऑब्टेन लाइसेंस, उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कराया था लाइसेंस को ऑब्टेन करने में जबरदस्ती। तो दोस्तों बोथ ए एंड बी हमारा इसका सही आंसर है, एज एनसीईआरटी में भी ऐसे ही मेंशन करा गया, तो आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a long period objective of planning in India। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, जीडीपी ग्रोथ तो लॉन्ग टर्म है, मॉडर्नाइजेशन लॉन्ग टर्म है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लॉन्ग टर्म है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दोस्तों ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है, और तो यही है दोस्तों हमारा ना होने वाला
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डन पर एबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पीपल इट इज कॉल्ड डैश। जब लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन बांटी जाती है या इनकम बढ़ती है दोस्तों, जब वो लोगों की काबिलियत के अकॉर्डिंग बटेगी तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसको कहा जाएगा हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब लोगों की काबिलियत के हिसाब से उनको पैसा बांटा जाए या इनकम बांटी जाए तो उसको दोस्तों हम लोग हमेशा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, हम ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन दिस इकोनॉमी देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, सोशल वेलफेयर और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब सोशलिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कैपिटलिज्म, दोनों चलता है, मिक्स है दोस्तों। तो हांगकांग, क्यूबा, इंडिया, सिंगापुर, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सोशल वेलफेयर और सेल्फ इंटरेस्ट दोनों ही चलते हैं? आपको आइडेंटिफाई करना है, गेस करना है क्या हो सकता है हमारा 13 का आंसर दोस्तों। तो 13 का आंसर है मिक्स इकोनॉमी और ये हमारी इंडिया में है। मतलब जब मैं सोशलिज्म को और कैपिटलिज्म को मिला देता हूं दोस्तों तो मेरा बन जाता है मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों हमारा इंडिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्यूबा हमारा जो है वो सोशलिस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सोशल ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है दोस्तों? सोशल ऑब्जेक्टिव दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए करा जाए या लोगों की भलाई के लिए करा जाए। तो क्या लोगों की भलाई के लिए मॉडर्नाइजेशन है, क्या लोगों की भलाई के लिए सेल्फ सफिशिएंसी है, क्या लोगों की भलाई के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट है, या लोगों की भलाई के लिए इक्विटी है दोस्तों? तो लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो यही दोस्तों हमारा काफी इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव रहेगा। और बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में भी कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी चाहिए, तो ये वहीं से आया दोस्तों, आंसर ध्यान रखे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1950 बिकॉज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डैश। इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग इसलिए अडॉप्ट करी क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो हालत थी वो आजादी के टाइम पर कुछ ऐसी थी। कैसी थी? क्या इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी? स्टैग्नेंट का मतलब होता है जिसका जो ग्रोथ रेट होता है वो विजिबल ना हो। अगर आपकी ग्रोथ रेट बहुत ही हल्की बहुत ही हल्की बहुत ही हल्की है और उसमें ग्रोथ रेट विजिबल नहीं है, विजिबल का मतलब है कि भाई दिख रहा है, तरक्की हो रही है, तो तरक्की दिख रही है, दिख रही है, तरक्की दिख रही है, लेकिन ऐसी ग्रोथ है जिसमें तरक्की दिखे ना बिल्कुल भी, ऐसे को दोस्तों हम स्टैग्नेंट कहते हैं। और अनडेवलप आप लोग जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी अंडरडेवलप रही है, अब तो फिलहाल हम लोग डेवलपिंग में आते हैं, उस टाइम तो अंडरडेवलप थे हम भी। तो दोस्तों बोथ एन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया ने इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए अडॉप्ट करा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पर या इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आजादी के टाइम पर स्टैग्नेंट भी थी जिसकी ग्रोथ रेट कुछ खास नहीं थी, और अंडर डेवलप भी थी कि इसका मतलब है कि देश की तरक्की नहीं हो पा रही थी, जितनी होनी चाहिए उतनी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, ध्यान रखे चले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ डैश इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये सबको पता है इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करा था दोस्तों? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट करा सिस्टम जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया बन गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या आर्किटेक्ट दादा भाई नौरोजी हैं, वी राव है, आरसी देसाई है, या डॉक्टर महालानोबिस? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर महालानोबिस। इनका पूरा नाम पी.सी. महालानोबिस अर्थात प्रशांत चंद्र महालानोबिस, काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये हमारे आर्किटेक्ट रहे हैं प्लानिंग के। और अगर आपसे कभी पूछा जाए पायनियर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है, मतलब कहां से हमने इंडियन प्लानिंग को कॉपी पेस्ट करा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सोवियत यूनियन। तो अगर कभी आपको पायनियर पूछा जाए तो आप ध्यान रखे चलेंगे आंसर रहेगा हमारा सोवियत यूनियन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया आर्किटेक्ट कौन है तो आर्किटेक्ट रहेंगे दोस्तों हमारे पी.सी. महालानोबिस, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन सा है भाई? क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस है, या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है? दोस्तों बहुत सोच समझना पड़ेगा आपको, इनमें से कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, मेन है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये मेंशन करा गया है कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है और आज तक भी हम इसको अचीव नहीं कर पाए। एक ऐसी तरक्की जिसमें सोसाइटी का हर सेक्शन पार्टिसिपेट कर पाए और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, और जो हमारे देश का गरीब दर्जा है वो भी काफी तरक्की कर पाए, ऐसा हम चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिल्कुल भी। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, आज तक हमारा इंडिया इसको अचीव नहीं कर पाया।
क्वेश्चन नंबर 19, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड, क्या वो पोर्शन एग्रीकल्चर का जो फार्मर बेचते हैं मार्केट में उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग मार्केट एबल सरप्लस। जैसे कि नाम भी बता रहा है मार्केट एबल सरप्लस, मार्केट मतलब बाजार योग्य एक्स्ट्रा, जो भी आपके पास बाजार में बेचने लायक एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, नीति, ओहो क्या बात है, नीति आयोग का नीति किस चीज के लिए स्टैंड करता है दोस्तों, तो नीति आयोग का नीति किस चीज के लिए, एक बार देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। दोस्तों सोचिए समझिए और जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है। बहुत ही आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हैं और इसका सही आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आपके जो भी ऑप्शन होंगे दोस्तों, जो भी आपने ऑप्शन चूज करेंगे इसमें से, उसमें से हम जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको पिन अप कर देंगे दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा आज के बहुत ही शानदार सवाल, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलेंगे दोस्तों, तो आपको बेनिफिट काफी ज्यादा मिलेगा। तो हियर बाय दिस इज 1-to-1 क्लासेस